दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल दोस्तों देखो, अब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसमें। बहुत ही वीडियो आपने लोगों ने शेयर की। आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप इस चैनल को फॉरवर्ड करते रहेंगे तो मैं आपके लिए टॉप एमसीक्यू जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वो इसी चैनल पे अपलोड करवाता रहूँगा। तो मैं डीआरडी की जो स्पेशल क्लास चल रही थी उसी में बात कर रहे अपने। तो चलते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। प्लीज़ एक ना एक व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। कुछ ना कुछ आपको आपको मैं आज इसी वीडियो में सिखा कर जाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध। पहला ऑप्शन कह रहा है उच्चतम प्रतिरोध से बहुत होता है। सेकंड नंबर, न्यूनतम प्रतिरोध से भी निम्न। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत प्रतिरोधों के बराबर होता है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है ए व सी। आपको बता दें, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको बता दें समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो घटता जाता है हमेशा। जितने रेजिस्टेंस अपने लगाते जाते हैं समांतर क्रम में, वैसे ही रेजिस्टेंस का मान अपने, अगर दो रेजिस्टेंस होगा तो मान मतलब अगर दो रेजिस्टेंस होगा तो कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक और रेजिस्टेंस इसके समांतर में और लगाया जाए तो पहले की अपेक्षा रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूनतम मान से भी कम होता है प्रतिरोध का मान। समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही अपने को उल्टा क्वेश्चन पूछे श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, तो उस समय उसका राइट आंसर उच्चतम प्रतिरोध से भी उच्च हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है आर टी, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का। आर टी बराबर 1R1 प्लस R2। और आपको पता ही है दोस्तों, इसलिए जो मान लो ये 3 ओम है, तो आपको बता दें ये 3 ओम रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में इस 3 ओम से भी रेजिस्टेंस का मान उच्च होगा। ये 2 ओम मान लो, तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस से मान भी उच्च होगा श्रेणी क्रम में, इसलिए उच्चतम मान से प्रतिरोध उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम प्रतिरोध से भी निम्न होता है समांतर क्रम में। समान श्रेणी क्रम में ये भी आ सकता है उच्चतम प्रतिरोध से उच्च होता है या व्यक्तिगत प्रतिरोधों के बराबर होता है। ये दोनों कंडीशन श्रेणी क्रम के लिए लागू होती है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी को अपने बोल सकते हैं श्रृंखला संयोजन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर में संयोजित होने पर किस लैंप का प्रतिरोध उच्चतम होगा? समांतर में संयोजित है सभी लैंप है। 50 वाट का लैंप समांतर में, 25 वाट का, 75 वाट का और 100 वाट का लैंप समांतर में संयोजित है। ठीक है, लैंप का प्रतिरोध पूछा किसका हाई होगा, तो आपको बता दें जो 25 वाट का लैंप होता है उसका प्रतिरोध हाई होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि आपको बता दें समांतर क्रम में जो वोल्टेज होगी वो प्रत्येक रेजिस्टेंस पर समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण वोल्टेज समान होने के कारण जिसकी पावर रेटिंग कम होगी ऑप्शन के अनुसार उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वाट समांतर क्रम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट है, प्रतिदिन 2 घंटे चलती है। 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट प्रतिदिन कितने घंटे चलती है? 2 घंटे चलती है। ठीक है, प्रतिदिन। और 60 वाट के 4 लैंप है। ठीक है दोस्तों, 5 घंटे चलते हैं। एक सप्ताह में कुल खर्चा बताइए। एक सप्ताह का कुल खर्चा बताना है। आपको बता दें, जो अपने यूनिट अपने ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपने इसमें यूज करेंगे वो है W/H अपॉन के अंदर 1000। ठीक है दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, पहले अपने इसमें ट्यूबलाइट का निकालनी है यूनिट, और उसके बाद लैंप की यूनिट निकालनी है। दोनों का यूनिट का योग कर देंगे, आंसर का उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो अपने ज्ञात करते हैं, 5 ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट की अपनी बात करते हैं, पहले यूनिट निकाल लेते हैं। और कितने वाट की? 40 वाट की ट्यूबलाइट है। कितनी ट्यूबलाइट है? 5 ट्यूबलाइट है। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन कितने घंटे चलती है? 2 घंटे चलती है। निकालना कितना अपने? एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, तो 1000 का अपन इसमें अपने भाग दे देंगे। अपने भाग दिया तो ये आएगा 10। ये से जीरो कैंसिल होगी, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 7 चौका 28
28 अपॉन के अंदर 10 उत्तर आया। ट्यूबलाइट कितने, ट्यूबलाइट की यूनिट कितनी आई 2.8 kWh। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अपने जो है लैंप का जो लैंप की यूनिट वो ज्ञात कर लेंगे। अगर दोस्तों एक समझो बात, जैसे अपने आपको बता दें ये 60 वाट का लैंप है, 60 वाट का एक लैंप है। कितने लैंप है, 4 लैंप है। 5 घंटे चलते हैं और 1 सप्ताह इंटू 1 सप्ताह चलते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन अपॉन के अंदर 1000 का भाग दे देंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने यहाँ पे एक एक महीना दे दिया होता तो इस समय यहाँ पे 30 का अपने गुणा करते हैं, या फरवरी का महीना दिया था तो 29 या 28 का अपने गुणा करते। ठीक है। अब एक एक सप्ताह का पूछा, अगर एक दिन का पूछते तो एक एक इंटू गुणा करना होता अपने को। तो कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर जो आएगा लैंप की यूनिट कैलकुलेशन करके 8.4 यूनिट आ जाएगी। और अपने 8.4 और जो ट्यूबलाइट की यूनिट है, ट्यूबलाइट की यूनिट कितनी निकाली थी अपने 2.8। और जो ये लैंप जल रहे हैं तो इसकी अपनी यूनिट निकाल दी थी चारों लैंप की, 60-60 वाट के हैं। तो इसकी यूनिट अपने अभी देखी थी कितनी आई थी 8.4। इन दोनों का योग करेंगे तो अपना उत्तर 11.2 kWh आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, KWH में हमेशा KW बड़ा होता है और ये दोनों छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों। यही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ऑप्शन देख सकते, के बड़ा कर दिया, W बड़ा कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। हमेशा के छोटा होता है और एच छोटा होता है और W हमेशा बड़ा होता है, बीच वाला अक्षर। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वही स्टोन ब्रिज में ग्वेल्नोमीटर होता है, दो धारा का मापन करता है। पहला ऑप्शन उच्च मान की धारा का, निम्न मान की धारा का, मध्यम मान की धारा का, उपरोक्त सभी। आपको बता दें जो वही स्टोन ब्रिज होता है सभी को पता है, सेतु दिष्टकारी परिपथ जिसको अपने बोल सकते हैं, इसका नाम सेतु दिष्टकारी परिपथ। और ये आपको पता है अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए होता है, अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए होता है। और आपको बता दें जो वेइस्टोन ब्रिज होता है वो निम्न मान व एवं मध्यम मान का रेजिस्टेंस मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और आपको बता दें जो इसमें ग्वेल्नोमीटर होता है वो हमेशा निम्न मान की धारा का मापन करता है। निम्न मान की मतलब कि माइक्रो एम्पियर में जो धारा चल रही होती है उसका मापन करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये और बता दें, इसकी खासियत बता दें, जो ग्वेल्नोमीटर होता है वो हमेशा डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। ज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर सेतु संतुलित अवस्था में, मतलब सेतु दिष्टकारी परिपथ संतुलित अवस्था में यदि वही स्टोन ब्रिज का अनुपात, मतलब चारों भुजाएं होती है ना PQ/RS, ठीक है, पर उनका अनुपात कितना है 1:1 है। ठीक है दोस्तों। तो इस समय इस अवस्था में गैल्वेनोमीटर किसकी तरह कार्य करता है, आपको बता दें जब संतुलित अवस्था में वही स्टोन ब्रिज जो PQRS की भुजाएं तो 1:1 उनकी भुजाओं का अनुपात होता है, तो इसमें सेतु होता है वो अपना ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का नियम नोड का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो नोड नियम है जिसको अपने बोल सकते हैं, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों नोड का नियम किसे बोलते हैं, KCL को बोलते हैं या KVL को बोलते हैं। आपको बता दें किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको नोड का नियम बोलते हैं। नोड का प्रथम नियम जैसे धारा नियम, या बोल सकते हैं अपने संधि नियम। जो संधि नियम है वो, अब तो आपको सभी को आंसर पता लग गया होगा। इस आंसर का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो नोड का नियम KCL जिसको किरचॉफ करंट लॉ बोला जा सकता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम या नोड नियम, ये हमेशा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा होता है जो ऊर्जा संरक्षण जिसको KVL बोल सकते हैं, द्वितीय नियम होता है। आपको बता दें जो नोड का नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है परिपथ, ये नियम क्या कहता है, आने वाली धारा हमेशा जाने वाली धारा के योग के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों। आने वाली धारा और जाने वाली धारा हमेशा बराबर होगी। अब आपको बता दें जो आने वाली धारा है वो धनात्मक होती है हमेशा, और जाने वाली धारा वो ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अधिकतम शक्ति हस्तांतरण का सिद्धांत है।
अधिकतम शक्ति हस्तांतरण सिद्धांत। आपको बता दें अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए जब लोड प्रतिबाधा का मान स्रोत प्रतिबाधा के बराबर हो उस समय अधिकतम शक्ति हस्तांतरण होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जब लोड प्रतिबाधा का मान स्रोत प्रतिबाधा के बराबर हो तो उस समय अधिकतम शक्ति हस्तांतरण की कंडीशन हो जाती है। और बता दें उस समय जो स्रोत की दक्षता है वो कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 वाट और 220 तथा 40 वाट और 220 वोल्ट के दो लैंप हैं। एक 60 वाट का लैंप है और एक है 40 वाट का लैंप है। सीरीज में संयोजित है, कुल शक्ति खपत ज्ञात करनी है। कुल कितनी शक्ति खपत करवाएगा। आपको बता दें अगर लैंप सीरीज में संयोजित है और अपने को कुल शक्ति खपत करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला अपने यूज करेंगे P2 बराबर P1 इंटू P2 प्लस के अंदर P1 अपोन के अंदर P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24 वाट। ठीक है दोस्तों, मैंने कैलकुलेशन कर ली है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आंसर आएगा। और दोस्तों इसी जगह पे अगर समांतर हो जाता, अगर लैंप समांतर में संयोजित होते उस समय समांतर का फॉर्मूला हो जाता P1 प्लस में P2। ठीक है दोस्तों, तो इस समय अगर समांतर दिया होता तो 100 वाट आंसर हो जाता, लेकिन अब सीरीज दिया है तो 24 वाट इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं निम्न में से किस में भिन्न संयोजन है। पहला ऑप्शन घरेलू उपकरण, परिपथ में फ्यूज, परिपथ में स्विच, टॉर्च में सेल। आपको बता दें जो घरेलू उपकरण है वो सामान्यतः समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और परिपथ में जो फ्यूज है वो श्रेणी क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में संयोजित ही हो जाते हैं। स्विच भी श्रेणी क्रम में, और टॉर्च में जो सेल होते हैं वो भी, टॉर्च में जो सेल घरेलू अपने टॉर्च यूज करते हैं उसमें सेल श्रेणी क्रम में होते हैं। तो भिन्न संयोजन कौन सा है, घरेलू उपकरण, इसलिए इसका राइट आंसर घरेलू उपकरण हो जाएगा। आपको दोस्तों इस वीडियो के अंतिम में कमेंट करके आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एमसीबी जो घरेलू उपकरण आती है वो देखो दोस्तों कौन से क्रम में संयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसका पूरा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दोस्तों देखो आपने लगभग पहली बार सुना होगा, आधे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कई बार पढ़ रखा है और कई बार इन्होंने पहली बार ऑप्शन आंसर देखा, क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बैटरी से संबंधित पिकलिंग से क्या आशय है। पहला ऑप्शन कह रहा है बैटरी से सरफेस को कोरोजन से बचाना। ठीक है दोस्तों, बैटरी से सरफेस को क्षतिग्रस्त से बचाना। सी नंबर ऑप्शन है बैटरी सरफेस से ग्रीस या डस्ट हटाना, और बैटरी सरफेस को नमी से बचाना। आपको बता दें तो बैटरी से संबंधित जो पिकलिंग होता है वो क्या होता है, जो बैटरी सरफेस है उसको ग्रीस हटाना या डस्ट हटाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, पिकलिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो है बैटरी को सी नंबर ऑप्शन, बैटरी और सरफेस को डस्ट हटाना। ठीक है, की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पिकलिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्युत रंजन प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्युत रंजन, जिसको अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको अपने बोल प्रक्रिया में खालिस्तान से परत हटाकर खालिस्तान पर चढ़ाई जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल पर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कैथोड से एनोड, चौथा ऑप्शन जो डी नंबर ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है ए व सी दोनों। आपको बता दें विद्युत रंजन जो आपको बता दें ये प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने करते क्यों है। ठीक है दोस्तों, पहला रीजन इसका होता है दो धात्विक शीट है उसको जंगरोधी बनाने के लिए या धातुओं को चमकीला बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपको बता दें जो प्रक्रिया है ये करते हैं एनोड से परत हटाकर, और बता एनोड से परत हटाकर किस पे, कैथोड पर चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एनोड से कैथोड नहीं दे सका, कैथोड से एनोड दे रखा, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो एनोड आपको बता दें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है।
तो धनात्मक टर्मिनल से परत हटाकर ऋणात्मक टर्मिनल पर चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और जो अपने और इसको बता दें, जो परत चढ़ाने की जिसको प्रक्रिया है, परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बफिंग। सही सोच रहे हैं दोस्त आप। परत चढ़ाने की प्रक्रिया बफिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ चमकाना इसको बोल सकते हैं। और आपको बता दें, जो विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इसके लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। पहला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्राथमिक सेल क्रिया करता है अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, जो प्राथमिक सेल होता है वो केवल केवल क्या करता है? यस, सही सोच रहे हैं दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में केवल बदलता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसमें क्रिया कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। और आपके बता दें, जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें उत्क्रमणीय क्रिया होती है, या उसको बोल सकते हैं रिवर्स क्रिया करता है। जो सेकेंडरी सेल होता है वो क्या करता है? पहले अपने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय क्रिया प्राथमिक सेल और उत्क्रमणीय क्रिया सेकेंडरी सेल करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड सेल में सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट होता है तनुगंधक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तनुगंधक अम्ल जिसे अपने बोल सकते हैं H2SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और ये LiOH लिथियम हाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसमें सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, नोट कर लिए कर लीजिएगा। आपको मैं सभी सेलों के बारे में बता देता हूँ। पहला अपना होता है वोल्टाइक सेल। ठीक है दोस्तों, वोल्टाइक सेल। और उसके बाद डेनियल सेल। और उसके बाद में लेक्लांशी। उसके बाद में शुष्क सेल और मरकरी। ठीक है दोस्तों, मरकरी सेल। आपको इसमें बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेक्लांशी सेल वोल्टाइक सेल में आपको बता दें H2SO4 जिसे तनुगंधक अम्ल बोला जाता है। डेनियल सेल में CuSO4, और लेक्लांशी सेल में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और शुष्क सेल में NH4Cl प्लस में ZnCl और प्लस में POP और लिख लेना। ठीक है दोस्तों, POP भरा जाता है। और मरकरी सेल में KOH, और इसमें आ ही गया। ठीक है दोस्तों, लिथियम जो सिल्वर ऑक्साइड पूछा ना, सिल्वर ऑक्साइड उसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सेल में प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया? आपको बता दें, मरकरी सेल है ये ये किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक सेल। निकेल आयन सेकेंडरी सेल, वोल्टाइक सेल प्राइमरी सेल, और सिल्वर ऑक्साइड सेल। पूछ रहा है प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया है, तो निकेल आयरन सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सेल के अंदर प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया होती है। ये तीन ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये क्या है? प्राथमिक सेल है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई प्रकार की प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया नहीं होती है, और निकेल इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्थानीय क्रिया दोष सामान्यतः देखा जाता है। आपको बता दें, जो स्थानीय क्रिया दोष होता है वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। जस्ते पर देखा जाता है, कैथोड पर, जिसे अपने बोल सकते हैं कैथोड पर सामान्यतः इसको देखा जा सकता है। और आपको बता दें, कैथोड पर हाइड्रोजन की एक कैथोड होता है ना, उस पर एक हाइड्रोजन की परत जम जाती है। ठीक है दोस्तों, परत का निर्माण हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन परत का निर्माण हो जाता है। और इसके लिए स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जस्ते पर पारे की परत चढ़ा देते हैं। जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, जस्ते की पारे की तरफ परत चढ़ा देते हैं। और ये जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, आपको सभी को पता होगा, आपको आ गया होगा मुंह पे, तो
याद आ गया होगा, क्या कहलाता है? अमलगमेशन। सही सोच रहे हैं दोस्तों, आपकी बहुत अच्छी तैयारी, इस हिसाब से आप पढ़ोगे ना तो ठीक है दोस्तों, आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक शीर्ष संचायक सेल की वाट क्षमता होती है। शीर्ष संचायक सेल, जिसको अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल की जो वाट क्षमता कितनी होती है, तो आपको बता दें 180 वाट क्षमता उसकी होती है। ठीक है दोस्तों, और दो चार बातें और आपको बता देता हूँ। लेड एडिड सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 बढ़ाया जाता है, सभी को याद है, तनुगंधक का अम्ल। और आपको बता दें इसमें अम्ल में जो पानी का अनुपात है वो कितना रखा है, पानी 3 अनुपात में और अम्ल 1 अनुपात में। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें, शीर्ष संचायक का जो लोड सहित जिसका ईएमएफ है, जिसके साथ लोड संयोजित है, तो लोड सहित ईएमएफ इसका कितना होता है? 2.0 वोल्ट। और बिना लोड के, जब लोड नहीं है कोई बैटरी पर, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाता है? 2.2 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी याद रख लो बातें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस सेल को चार्ज करते समय कोई गैस मुक्त नहीं होती है? आपको बता दें, जब लेड एसिड सेल, जिसको शीर्ष संचायक सेल बोल सकते हैं, अगर इसमें अपने चार्ज करते हैं तो इस समय एक गैस का निर्माण होता है, जिसको अपने बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, तो कोई गैस मुक्त नहीं होती, मतलब लेड एसिड सेल नहीं हो सकता, निकल कैडमियम सेल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन बी नंबर, निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल अपने चार्ज करते हैं तो इसमें कोई गैस मुक्त नहीं होती। और आपको बता दें दोस्तों, जब लेड यहाँ पे पूछ रखा है चार्ज करते समय, लेड एसिड सेल है जो अर्ध चार्ज है तभी भी नहीं, तभी गैस कोई मुक्त नहीं होती है, और जब पूर्ण चार्ज है तब भी कोई गैस मुक्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ डिस्चार्ज है तब भी कोई मुक्त नहीं होती है। चार्ज करते समय ओनली गैस निकलती है, जिसको हाइड्रोजन गैस बोला जा सकता है। लेड एसिड सेल के अंदर, निकल आयरन सेल के अंदर चार्ज करते समय कोई गैस मुक्त नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक सेल की खुला परिपथ की वोल्टेज 2.2 वोल्ट है। 4 एम्पीयर धारा पर टर्मिनल वोल्टेज 1.98 वोल्ट मापी गई। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें अब आप इस क्वेश्चन को तभी हल कर पाओगे जब आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद है। आंतरिक प्रतिरोध फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए आप बता दें, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R बराबर E-V अपॉन के अंदर I। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मान है इसमें पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने पुट करते हैं। R तो E क्या है यहाँ पे दोस्तों? E है जो नो लोड की वोल्टेज है। नो लोड की वोल्टेज कितनी, खुले परिपथ की वोल्टेज 2.2 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें जो V है, तो टर्मिनल वोल्टेज, जिसको यहाँ लोड वोल्टेज बोला जा सकता है, कितनी है? 1.98 वोल्ट है। 1.98 वोल्ट है, और धारा दे दी अपने को 4 एम्पियर, इसमें धारा दे दी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये दे रखी 4 एम्पियर धारा इसने यहाँ पे दे दी है। और तो कैलकुलेशन करके बताना है इस क्वेश्चन नंबर। देखते हैं यहाँ तक वीडियो कौन कौन देखता है। आपको मैं मान पुट करके देख देता हूँ। मान ई का मान कितना है? 2.2, और वोल्टेज का मान 1.98 पौन के अंदर 4। ठीक है दोस्तों, इसको हल करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी कमेंट करेगा मैं इस कमेंट को पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़ना दोस्तों। 1.2 वोल्ट के 9 सेल हैं, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन में किसी कारणवश 2 सेल विपरीत ध्रुवता से जुड़ गए, अब परिणामी वोल्टेज क्या होगा? देखो दोस्तों, श्रेणी क्रम में कितने सेल हैं? 9 सेल हैं। ठीक है दोस्तों, 9 सेल हैं, ऐसे 9 सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, किसी कारणवश जहाँ पे प्लस आना था वहाँ माइनस हो गया। किसी कारणवश कितने सेल? 2 सेल विपरीत ध्रुवता से जुड़ गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, अगर श्रेणी क्रम में अगर 2 सेल
जितने सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हैं वो उतने सेल और नष्ट करा जाता है। मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, दो सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ गए, प्लस माइनस उल्टा हो गया, और दो सेल और खराब कर देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कितने सेल खराब हो गए, दो विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े वो खराब हो गए, और दो को और ले डूबा वो। ठीक है दोस्तों, कितने सेल खराब हो गए, 4 सेल खराब हो गए। बच्चे कितने सेल कितने थे, 9, और बच्चे कितने, 5 सेल बचे। 5 सेल बचे तो आपको बता दें 5 सेल की अपने वोल्टेज निकाल लेंगे। 1.2 प्रति सेल की वोल्टेज दे रखी है, और गुणा कर लेंगे, लगभग 6 वोल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें। अगर श्रेणी क्रम की अपेक्षा, श्रेणी क्रम यहाँ पे अपने को दिया होता समांतर क्रम, समांतर सेम क्वेश्चन होता। क्वेश्चन कहता है 1.2 वोल्ट के 9 सेल समांतर में संयोजित है, श्रेणी संयोजन में किसी कारण से 2 सेल विपरीत ध्रुवता से जुड़े, अब परिणामी वोल्टेज क्या होगा समांतर क्रम में। तो उस समय अपने को क्या करना है, बैटरी शॉर्ट हो जाती है समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, श्रेणी क्रम में तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन समांतर क्रम में नहीं चलता है, बैटरी ब्लास्ट यहाँ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम में तो 1 वोल्ट, जैसे 2 वोल्ट खा रहा है तो 2 वोल्ट और खपत कराएगा, लेकिन समांतर क्रम में बैटरी शॉर्ट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, बिंदु चार्जिंग विधि में, क्या होता है। पहला ऑप्शन, अति उच्च धारा पर चार्ज किया जाता है, अति निम्न धारा पर चार्ज किया जाता है, मध्यम धारा पर चार्ज किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता दें जो पता नहीं, कई बंदों को तो कई स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि बिंदु चार्जिंग विधि कौन सी है। अपने सुना है ट्रिकल चार्जिंग विधि, जैसे बूस्ट चार्जिंग विधि, वर्धन चार्जिंग विधि, वो तो सुना है, लेकिन बिंदु चार्जिंग विधि कौन सी होती है। तो आपको बता दें, जो बिंदु चार्जिंग विधि है, जो अपने ट्रिकल चार्जिंग विधि है ना, ट्रिकल चार्जिंग विधि, इसी का अन्य नाम है। इसी का अन्य नाम क्या है, बिंदु चार्जिंग विधि। अब तो सभी को दोस्त को पता लग गया होगा कि अति निम्न मान की धारा चार्ज की जाती है। ठीक है दोस्तों, धारा पर मतलब सूक्ष्म अति निम्न धारा पर इसको चार्ज किया जाता है बैटरी को। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और आपको बता दें ये उपयोग में कब ली जाती है, अति निम्न धारा पर कब उपयोग में ली जाती है, जब बैटरी के अंदर सल्फेशन 200, सही सोच रहे हैं दोस्तों, जब बैटरी के अंदर सल्फेशन 200 तभी इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें, एक जो होता है वर्धन चार्जिंग विधि, जिसको अपने बोल सकते हैं बूस्ट चार्जिंग विधि, वो कब उपयोग में ली जाती है, अति उच्च धारा पर चार्ज किया जाता है उसके अंदर। बूस्ट चार्जिंग विधि के अंदर अति उच्च धारा पर चार्ज किया जाता है। और ये जो भी बूस्ट चार्जिंग विधि है, ये क्या है, परंपरागत मतलब अब जो है विधि उपयोग में क्यों उपयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर अपने अति धारा के अंदर चार्ज करेंगे तो बैटरी की प्लेटें मुड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण बकलिंग दोष आ सकता है बैटरी के अंदर। इसलिए जो बूस्ट चार्जिंग विधि है वो परंपरागत विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिंदु चार्जिंग विधि, इसको जो ट्रिकल चार्जिंग विधि है, आपको बता दें इसमें जो धारा का मान रखा जाता है 1 से 3% तक इसमें धारा का मान होता है। ठीक है दोस्तों, और अति निम्न धारा पर इसे चार्ज किया जाता है। तो इतना बहुत है दोस्तों आज के लिए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियो आपको हर दिन अपलोड करवाता रहूँगा। पिछली वीडियो में आपने बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, धन्यवाद।